प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, रेस शुरू। नवाज लीग अब कौन से नाम देगी, इमरान खान के उम्मीदवारों अहमद नवाज सुखेरा, नासिर सईद खोसा और नसीर खान के बारे में दिलचस्प इंकशाफात। नसीर खान और चौधरियों की रिश्तेदारी आपस में क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब असेंबली तहलील के बाद इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापसी का इशारा दे दिया। शहबाज हुकूमत गिराने के लिए हिकमत अमली बनाने का दावा। पंजाब के बाद इमरान खान विफाक में कौन सा सरप्राइज दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा झटका। कराची से 14 एमएनएज और 21 एमपीएज के बावजूद पीटीआई को बल्दियाती इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त। मेयर के उम्मीदवार खुरम शेर जमान कौंसलर का इलेक्शन हार गए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दावों तक महदूद निकले। कराची शिकस्त की वजह क्या बनी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ अब तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कारोबारी मराकज 8 बजे बंद ना करने की सूरत में हुकूमत क्या बड़ा हथियार इस्तेमाल कर सकती है। वफाकी काबीना के इजलास में मार्केट्स बंद कराने के लिए कौन सी हैरत अंगेज तजावीज दे दी गई। 3 जनवरी के काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने लाएंगे और इसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा फैसल साहब, बात करेंगे कराची की सियासत की से, क्योंकि आपकी गहरा ताल्लुक है, बेहतर तरीके से आप कराची की सियासत को जानते हैं। 14 एमएनएज 21 एमपीएज हैं पीटीआई के कराची में, और इतनी बड़ी तादाद के बावजूद कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई इन बल्दियाती इलेक्शन में, क्या वजह है? देखिए जी, मैंने आप ही की शो पे अपना तज्जिया दिया था। जब आप कराची की टीम के अंदर 2-3 कीड़ों के हवाले कर देंगे कराची, जो वफाक में भी कीड़े का काम करें और सूबे में भी, और जो कारकर्दगी वाले लोग हैं उनको पीछे रखें और अपने इंटरेस्ट के लिए लॉबीज बनाएं, माल बनाएं, परफॉर्मेंस जीरो दें, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों के तवज्जुह से लोगों के अंदर शऊर नहीं आता? बिल्कुल शऊर आता है। कराची ने टोटली रिजेक्ट किया है, और रिजेक्शन के जिम्मेदार एक सांप फेडरल से और बाकी 2 कीड़े जो इनके हवाले किया हुआ है, जिसमें एक चाइनीज कॉपी 3rd क्लास किस्म की, वो भी इमरान खान साहब की है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? पूरी पार्टी को कराची लेके सिंध तक तबाह कर दिया। यही 2018 के बाद नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर हुआ। एक साहब हैं, वोट लेते हैं इस्लामाबाद से, बाप बनते हैं कराची के। उनकी तबाही का, उनकी तो खासियत ये कि उन्होंने खान साहब की पॉलिटिक्स को भी बुरतोड़ तरीके से तबाह की है। तो अगर खान साहब ही नहीं अब उनकी पहचान रख सक रहे, तो फिर हम तो कह के मर भी गए हैं, साइड पे भी हो गए हैं, तो उनकी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बड़े लीडर से सिर्फ यही तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि वो बड़ा लीडर है। ठीक है, आपने जो बात की है, आई एम श्योर क्लासेस आप उस पर बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे होंगे फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन। सर आप पूछना चाहेंगे? मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं अगर यहीं से थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। सर, कराची को अगर देखा जाए, इमरान खान साहब ने तो अपने तय बड़ा सारा शेयर दिया था उन्होंने पावर में। मेरे को सबसे बड़ा अगर पावर में शेयर्स मिला है, केपीके के दोस्तों को मिला है, कराची को बहुत सारा शेयर मिला है, पंजाब में भी होगा। खैर, ये आपके यहाँ आप देख लें, सदर पाकिस्तान उन्होंने कराची को दिया। सर, गवर्नर सिंध, ऑफ कोर्स वहीं सिंध से आना था, उनको इमरान इस्माइल साहब को दिया। 5-6 बड़े बड़े तगड़े वजीर, सर आम वजीर में तगड़े वजीर, जिसमें आप भी शामिल थे। इतना कुछ देने के बाद भी कराची के लोग अभी तक नाराज थे और उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला। खान साहब और क्या कर सकते थे सर कराची के लिए? इतना कुछ तो दिया उन्होंने पावर्स। रऊफ साहब देखिए, खान साहब ने कराची को रेसिप्रोकेट किया ओहदे देकर। उसमें फिर मैं वही कहूंगा, नालायक और कीड़ों को और सांपों की शमूलियत के बाद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन नालायकों में शायद मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप खान साहब के साथ ही मुखलिस ना हो, पार्टी के साथ मुखलिस ना हो, और जो जीदार आपके पार्टी के वर्कर्स हैं और जो वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, उनको आगे आने ना दे, और उन लोगों को अपने फेवरेट्स को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने माल बनाने के लिए, अपनी जमीनों को कब्जा करने के लिए, अपने छोटे छोटे ठेकों के लिए अगर आप पार्टी को निगलेक्ट कर दें, तो रिजल्ट यही होना चाहिए। आपने एक आदमी है जो कल जेल गया है, पार्टी का, जो काउंसिल की सीट नहीं निकाल सका। वो पहले मेरी इलेक्शन के दौरान उसको किसी चाइनीज क्वालिटी, इमरान खान साहब की जो 3rd क्लास क्वालिटी है, इंसान भी 3rd क्लास है, वो कराची का ही है,
तो उसका फेवरेट होने के नाते उसको मेरा टिकट दिया गया 249 में, उसने वहां भी तबाही की। अब उसके बाद जो मेयर के जो चैंपियंस थे वो जो हैं वो अपनी घर की कुर्सियां हार गए, वो मेयर बनेंगे कराची के। बातें तो आप देखिए ना, वही सारी शक्लें, वही सारी पोजीशन। मतलब अगर मेरा नाम लें तो मैं ही मिनिस्टर, मैं ही एमएनए, मैं ही कमेटी का प्रेसिडेंट, मैं ही प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट, मैं ही कराची का प्रेसिडेंट, मैं ही इस्लामाबाद की कमेटी का मेंबर, मैं ही लाहौर की कमेटी का मेंबर। अगर मैं ही सब कुछ हूं तो बाकी पार्टी तेल लेने जाएगी। अब आप एमपीएस जो हैं उनको किस किस खाते में लेते हैं? एमपीएस जो है हमारे बहुत सारे अच्छे एमपीएस है कराची, वो काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं देते। ये एक की एक लॉबी है, दूसरे की दूसरी लॉबी है, टांगे खींचते रहते हैं, अपना माल बनाते रहते हैं। नहीं यहाँ मैं पर सर आपसे पूछता हूँ रऊफ साहब जी कि जी आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जो यहाँ के 2-3 कराची के सिंध के बड़े हैं बकौल उनके बाप दादा की हिस्ट्री पता करें। उनका खाने को पैसा नहीं था, वो बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर कहां से लाए हैं? कितनी देर का काम है आपको? नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने 2 नंबरियां की हैं, पैसे बनाए हैं वहां पे कराची में उन्होंने, 2 नंबरियां, 10 नंबरियां की हैं। और खान साहब को पता है उनकी 10 नंबरियों का सर? सर अगर खान साहब को ये पता नहीं है कि एक आदमी जो एक टाइप की रोटी नहीं खा सकता था वो बड़े बड़े बंगलों में शिफ्ट हो गया, उसकी औलादे बाहर पढ़ने चली गई, उसकी बीवियां 10-10 बीवी लाके बैग शुरू कर दिया, वो जो मोटरसाइकिल पर ही बैठ सकता था वो गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी फिरना शुरू हो गया, बड़ी बड़ी कोठियों में चला गया, फिलिपिनो मेड्स रख दी। तो फिर तो सर मैं अल्लाह ही हाफिज मुल्क, अगर आपको इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सर मुझे याद है एक दफा बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से कोट किया जाता है कि उनके सेकंड टर्म में उनके एमएनएज और वजीर जो है ना नौकरियां बेच रहे थे, उस रिपोर्टली चीजें स्कैंडल भी सामने आते, तो किसी ने रिपोर्टर ने सवाल किया, किसी ने शिकायत की कि जनाब आपके एमएनएज और आपके मिनिस्टर तो नौकरियां बेच रहे हैं। तो बड़ा मशहूर जमाना जवाब आया था, उन्होंने क्या करें, उन्होंने अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है, तो मोटरसाइकिलों पे तो इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते सर जी। अगर कराची में जो मोटरसाइकिल पे होगा उसको किसने वोट देना? गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, बंगले चाहिए, रोकड़ा चाहिए सर जी, पेटियां चाहिए आपको, इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती मुल्क में। राव साहब अगर हमने भी यही रिवायती सियासत करनी थी तो हमें तो सिर्फ ही वोट इस वजह से मिला था और मदीने की रियासत में लोगों का बिलीव इस वजह से हुआ था कि हम इन चीजों से बालातर हैं। वो और बात है कि हमारे वहां जो करता धरता 2-3 लोग कराची के वो 50,000 की घटिया लेवल तक की भी चोरी नहीं छोड़ते, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पीटीआई को ब्लेम करूंगा। सिंध के अंदर जो बाकी तबाही मची हुई है पीपल्स पार्टी के हेड में करोड़ों रुपए डेली के कमाए जाते हैं, तो अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक आदमी 100 रुपए चुराता है पीटीआई का और एक आदमी 1000 रुपए की चोरी करता है। चोरी तो चोरी है सर, चाहे वो 1000 की हो, जाता 1000। अच्छा, ये वहां पे अली जैदी साहब इतने बड़े माशाल्लाह बड़े लीडर हैं सर, वो हमने उनको सुना देखा, पिछले 3-4 सालों में संभाले नहीं जाते थे, बल्कि वो तो टीवी शोज में मेरे सामने कह चुके, इरशाद भट्टी और मैं भी थे वहां पे मारिया मेमन साहबा के एयर में, वो तो कहते हम 2028 तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें तो कोई हिला नहीं सकता। वो किधर थे? इमरान इस्माइल साहब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने ये पार्टी के लिए बनाए, बड़ा दबंग किस्म के वो थे, वो पार्टी चला रहे थे, वो कहाँ पे नजर है? खुरम साहब, मुझे तो हैरत उन पे है जिन्होंने मेयर बनना था वो तो अपने उसे यूसी से हार गए हैं सर, ये किधर गए हैं? इन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी से मिले नहीं है, कराची के लोगों ने कैसे इतनी बड़ी रिवोल्ट कर दिया सर? सब देखिए, मेरा एक पैदाइशी प्रॉब्लम ये रहा है कि अगर मेरा आपसे ताल्लुक है ना सर, तो मैं नीचे आपके कोई ताल्लुक रखता नहीं हूँ। तो ये नीचे के सवाल है ना सर, वो उसके लिए आपको किसी और कोई फोन पे देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो नहीं हुआ कहीं पे कि हमने समझा था, जो अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पे जमात इस्लामी का जो वोट बैंक था वो बड़ी हद तक वो आपसे शिकायत करते थे कि हमारा जो वोट बैंक था वो इमरान खान साहब ने इस्लामिक टच दे के रियासत मदीना या राइट विंग की पॉलिटिक्स लेके सारे का सारा वोट चुरा लिया इन्होंने। जमात इस्लामी जो है ना वो 70% वो इस साइड पे वोटर आ गए इमरान खान साहब के पास। अब आपको लगता है कराची में बड़े अरसे बाद वहां पे जमात इस्लामी ने अपना वोट बैंक जो है रिट्रीव किया है और जो उनका वोटर वो आके चला गया था पीटीआई के पास, वो वापस ले गए हैं अपना? सर वो घसीट के लिए आए थे इधर या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको उनका मैंडेट मिला है और मेरे ख्याल से जमात को अगर मौका मिलता मेयरशिप का तो जमात बहुत अच्छा बाय एंड लार्ज सब पार्टियों से अच्छा परफॉर्म करती, क्योंकि जमात इस्लामी में हाफिज नईम साहब समेत बहुत ईमानदार लोग हैं और मैं आप इनको ग्रास रूट लेवल से जानता हूं, बल्कि मेरी तो उनसे आज बात भी हुई है। ख्वाहिश तो कराची वालों को ये करनी चाहिए कि हाफिज नईम जैसे आदमी को इस शहर में मेयर बनना चाहिए।
और क्योंकि वो किस्मत भी कराची की बदलेगा, नेक नियत आदमी है, मीडियोकर है, गरीब का दर्द जानता है और लिटरल मीनिंग में ईमानदार लोग, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें भी होंगे लेकिन बाय एंड लार्ज ईमानदार लोग हैं, करना चाहते हैं। लेकिन सर आप भी तो इमरान खान साहब को भी तो पूरा मुल्क कहते हैं जनाब ईमानदार हैं, उनके पास भी ईमानदार लोगों की बहुत बड़ी टीम है। उन्होंने खुद कहा था मेरे लोग बड़े ईमानदार हैं, किसी पे कोई करप्शन नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है। ईमानदार तो इमरान खान साहब भी बहुत हैं, तो फिर लोगों ने उनके नाम पे क्यों नहीं वोट दिया? सर खान साहब को भी ये कहा जाता है कि इज वेरी ऑनेस्ट। सर इमरान खान साहब जहां खड़े होंगे उनको वोट मिलेगा, उसकी उनकी ऑनेस्टी का। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो कुछ सांप और कुछ कीड़े हैं, हाँ, उनको तो यूसी का वोट नहीं मिला, तो आगे इलेक्शन में क्या होना है ये तो अल्लाह मियां जुबान और इज्जत कायम रखे, आपको वक्त बताएगा सर। नहीं, ये जो लास्ट टाइम 14 सीटें निकाली थी कराची से, इतना बड़ा उन्होंने लिया जिसपे एमक्यू ने बड़ा रोला डाला जी हमारी सीटें थी, ये ले गए, पीटीआई वाले ले गए, बड़े इल्जामात भी लगे। अब क्या लगता है अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं, ये जो हालत सामने आई है, इतने सारे वहाँ पे एमएनएस थे, एमपीज थे शहर के, फिर भी वो सीटें नहीं निकाल सके, अपने यूसी की सीटें हार गए। बल्कि अली जैदी साहब का, उनका जैदी साहब का मैं पढ़ रहा था, शायद उनके अपने जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहाँ से किसी के 8 वोट निकले हैं सिर्फ। तो सर ये बताएं अगला जो इलेक्शन आएगा जनरल, उसमें सीटें निकाल सकेंगे 14 की 14 या क्या? अब क्या सर मुझे 14-20 का तो भरोसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, अल्लाह ताला इज्जत रखे, कि इसमें जो कीड़े और सांप है ना, वो टिल का भी जोर अपनी लगा लेंगे ना, अल्लाह मियां तो उनको जिता सकता है, वो वैसे नहीं जीत सकता। ये मैं आपको राइटिंग में देने को तैयार हूं। ये 14 के 14 की बात नहीं कर रहा, जो कराची के ठेकेदार बने हुए हैं, वो आप चाहे इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े या वो लाहौर से लड़े या वो सिंध से लड़े, वो नहीं जीतेंगे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ सवालात मेरा ख्याल है राबिया को थोड़े से आपसे ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स पंजाब पे भी अब आप हमारे हाथ लग ही गए हैं, तो जरा पूछ लिया जाए सर आपसे। जी राबिया, कुछ आप पूछना चाह रही थी? अच्छा, पंजाब की तरफ अगर आए, फैसल वाडा साहब ये बताएं कि इमरान खान एक दफ़ा फिर एक जारहाना सियासत के मूड में आ चुके हैं, और जिस दिन पंजाब असेंबली तोड़ी गई उस दिन उन्होंने कहा कि मैं ये जो रेड लाइन है ये मिटा कर दिखाऊंगा। अब ये रेड लाइन की टर्म जो है फैसल वाडा साहब कोइंसिडेंटली आपने यूज की थी और हमारे प्रोग्राम में यूज की थी, और वे बिफोर इमरान खान यूज्ड इट एंड ही उन्होंने अपनी कोई डिटर्मिनेशन बताई हो कि मैं इसको क्या करूंगा, उससे पहले ही आपने ये इंडिकेशन दी थी। तो ये थोड़ा सा बताएगा कि ये जो उन्होंने कहा कि मैं ये रेड लाइन मिटाऊंगा और फिर देखा हमने कि पंजाब में असम्बलियां तहलील हो गई, ये पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है इमरान खान साहब की? उनकी पॉलिटिक्स पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज के दिन तक भी नुकसान किया अपना अपनी सियासत का और पाकिस्तान का, कि एक अच्छा लीडर जो है वो मजीद परेशानी में उलझ रहे, और असेंबलियां डिसॉल्व करके तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है जी। और अब आप जब सिस्टम में से बाहर निकलेंगे तो जो सिस्टम के अंदर चीजें एब्जॉर्ब हुई हुई थी वो सब बाहर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो चोरी नहीं की, लेकिन चोरियां तो हुई हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चोरी हुई हैं, कई हजार अरब रुपए की चोरियां हुई हैं, तो वो तो खुलेंगी। तो मुझे तो आने वाले वक्तों में मजीद परेशानियां नजर आ रही हैं, और इमरान खान साहब की बहुत जगहों पे आंखें खुलती भी नजर आएंगी। जैसे मैंने सुना है कि परसों की मेरे पास इत्तला है कि खान साहब की कराची में किसी एक उनके कीड़े के ऊपर आंख खुल गई है, उन्होंने उसको कहा है बुला के तुमने पैसे बनाए हैं, ठीक है, वो कीड़ा आजकल भागता फिर रहा है इधर से उधर। तो खान साहब ने नुकसान किया है अपनी सियासत का, अपनी पार्टी का, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे मुल्क का, कि एक अच्छा लीडर फिर से एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो मिटने और मिटाने वाली बातें होती है ना, ये खुदाई दावे होते हैं। अच्छा, ये अल्लाह पे अच्छे लगते हैं, फैसल साहब, बंदे के ऊपर नहीं। मुझे याद है जवेद चौधरी साहब के कालम की बड़ी मशहूरी है, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने लाए। उसमें वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने एक दफा इमरान खान साहब को कहा, जनाब के आपके बुजदार साहब एंड कंपनी जो है पंजाब में बड़ी करप्शन हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब के खान साहब ने जवाब दिया आर्मी चीफ को, तो जनाब कराची में नहीं हो रही। तो ये कराची में ये पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा था या इस तरह के लोगों की तरफ इशारा था जनाब बाजवा साहब का? कराची में तो देखिए, कराची सिंध में तो तबाही मिचली है सर, पिछले 20 साल से मिचली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया पूरा सूबा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। मुझे आप बताएं, सिंध की जमीनें चली गई सारी, स्कैम्स ही स्कैम्स हैं वहां। तो आदमी सिर्फ जा ही तब सकता है जब आप करप्ट हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन है। करप्शन के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते, इट्स अ सर्टिफिकेशन टू एंटर पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो उसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन खान साहब के अपने लोगों ने भी खान साहब को बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत
उनकी वो कहते हैं ना आस्तीन के सामने निकले। लेकिन फैसल साहब अगर वो पैसा ना कमाए, माल ना बनाए, टिकटें ना बेचें, प्राडोज मतलब V8 वो ना लें जो जहाँ पे एस्पेरेंट हैं टिकटों के, तो पार्टी कैसे चलेगी? फंड कहाँ से चलेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? जलसे जुलूस, खाना पीना, बड़ा लंगर खाने, बड़े काम होते हैं सर जी। पैसा तो बनाना पड़ता है सियासत में, इसलिए तो सियासत में आते हैं लोग सर। अल्लाह ताला ने शौकत खाना में वसीला बनाया इमरान खान साहब को, उनके वसीले लोग बने। लोग सही काम के लिए बहुत लोग आगे नॉन पॉलिटिकल लोग भी लब्बैक कहते हैं, तो लब्बैक कहने को बहुत तैयार थे। लेकिन अगर आपके पास पराडो नहीं थी और आप समझते थे कि आपने भी वही पीपल्स पार्टी या PTM वाला या नून लीग वाला काम करना है आगे, तो फिर इस पार्टी की का होने का वजूद का कोई फायदा नहीं था ना। हम तो फिर वो आए थे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए थे, अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। अगर खिलाड़ियों के साथ काम करना तो खिलाड़ियों के लिए तो बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो हम तो इस प्रेसिडेंट के लोग ही नहीं थे, इस सिस्टम के अंदर हमें ट्रेन ही नहीं किया गया था। हमें तो मदीना की रियासत में ट्रेन किया गया था, और जो खाते पीते घर से थे वो आज भी खा पी रहे हैं। अच्छा खान साहब ने आज इंडिकेशन दिया है कि जनाब कि हम दोबारा वापसी पे गौर कर सकते हैं कौमी असेंबली में 10 महीने बाद। आपको बहुत पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा था, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा था, काशिफ वासी के प्रोग्राम में कहा था, सबके प्रोग्राम में पहले ही कह चुका हूँ सर। जो निजाम चलता रहेगा सर, बस नुकसान होगा। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, कुछ मीडिया पे भी जिंदा रहना है, कुछ मसाला भी बेचना है। सिस्टम निजाम चलता रहेगा लेकिन नुकसान मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है निगरान हुकूमत पंजाब में जो आ रही है, बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारे खदशात का कहते हैं कि शायद ऐसा निगरान वजीर आला लाया जाएगा कोई जो उसमें लिंगरान करेंगे, यहाँ पे आपकी मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियां होनी है और डिमार्केशन वगैरह होनी है, तो कोई ना कोई उस पर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट दे विल इंटरवीन। यार आप समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होगा वहां पे? और दूसरा ये भी बताएगा कि इस KP और पंजाब में 2-4 दिनों का फर्क क्यों रखा गया? इसके पीछे क्या हिसाब किताब है सर? सर कुछ सरकारी मशीनरी भी चाहिए होता है, पेट्रोल होता है, गाड़ियां होती हैं, बहुत कुछ होता है सर, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो भी टूट जाएगी, उसके बाद आप बिल्कुल सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फिर आप फेडरल में जाके क्या करेंगे? तालियां में जाएंगे। और फेडरल में जाना तो ये करने की क्या जरूरत थी? तो कोई सब मतलब डायरेक्शन ही रॉन्ग है, एडवाइजेज ही रॉन्ग है। खान साहब बजाय अपनी टीम को उतारें पब्लिक के अंदर कि हम रोटी इस तरह कम कर देंगे, हम डॉलर कैसे नीचे ले आएंगे, पेट्रोल कैसे नीचे करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारी ये होगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो ये बुरा वो बुरा, इसको गाली उसको गाली, इसको गाली उसको गाली, रोज गाली, शाम गाली, आधी रात गाली। तो गाली से इकोनॉमी नहीं चलेगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, रोटी सस्ती नहीं होगी, गरीब का पेट नहीं भरेगा, सेहत कार्ड नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी। तो अगर गाली से सब कुछ हो रहा होता सर, तो मैं और आप भी दिन रात घर में बैठे गालियां ही देते। नहीं सर, लास्टली सर इन तमाम के बावजूद मतलब गालियां कोई इमरान खान साहब को तो नहीं पड़ रही ना? इस वक्त जो तेल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, वो तो फेडरल हुकूमत पे पड़ रही है। 10 महीने से ये हुक्मरान बैठे हुए हैं और इसके बावजूद जो चीजें आपने गिनवाई है, खान साहब की ये गलती, फलां गलती, बला बला, इसके बावजूद वो पॉपुलर हैं और लोगों में मकबूल हो रहे हैं। लोग उनको कंधों में बिठाए बैठे हैं, इलेक्शन भी जीत रहे हैं वो। तो खान साहब की स्ट्रेटजी तो कामयाब है सर, क्योंकि पॉलिटिक्स में वोट ही लेने होते हैं ना, अपने लोगों का कॉन्फिडेंस लेना, वो ले रहे हैं सर। कराची का रिजल्ट से भी अगर आप इंडिकेशन नहीं ले रहे तो फिर तो सर आप बहुत बोले। अच्छा क्विकली फैसल साहब, क्योंकि सेगमेंट खत्म होने वाला है, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ये बताएगा कि आप इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं पंजाब में। आज राना सनाउल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह का सरप्राइज हमने कराची में या इमरान खान को मिला है, इसी तरह का सरप्राइज उन्हें पंजाब में मिल सकता है। तो क्या कहेंगे इस पे और इलेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। इलेक्शन तो टाइम पे नहीं होते। नहीं, ये पंजाब में टाइम पे नहीं होंगे, पंजाब में भी टाइम पे नहीं होंगे, आगे फेडरल में भी टाइम पे नहीं होंगे। ये डराने वाली बातें कर रहे हैं सर जी आप। मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्रोग्राम लिखने, डेट लिखने सर, कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, 90% चीजें ठीक ही निकलेंगी सर। अच्छा चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल वाडा मौजूद थे और प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम डेफिनेटली इस हवाले से जो काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी है और जो केयर टेकर वजीर आला हैं उन के नाम, कौन कौन से नाम हैं और उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं और क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो सवाल सामने आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से। 3 नाम दिए गए हैं क्लासेस साहब, और इन 3 नामों के बारे में अगर बात करें तो क्या इनके बारे में वैसे आप क्या कमेंट करेंगे, किस तरह के ऑप्शंस आएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल की तरफ आते हैं। These are very interesting names, I must say, and bit unexpected as well, unexpected हैं।
तो लिहाजा इन पे मेरा दिल किया कि इस पे एक एक पे अलहदा बात की जाए, ताकि आम लोग हो सकते हैं बहुत सारों को जानते भी होंगे, बहुत सारों को नहीं भी जानते होंगे। इसमें जो मेन मेरा ख्याल है नाम शुरू करते, मैं उन पे बाद में आता हूँ। अहमद नवाज सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस वक्त, उनका नाम आना मेरा ख्याल है ये उनके अपने लिए भी बहुत सारा ये सरप्राइजिंग होगा, हम सब के लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। या फिर नासिर खोसा साहब, ये मजे की बात है, नासिर खोसा साहब जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब में और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, तो उनके बारे में रेपुटेशन उनकी वो समझते थे अच्छी थी। ये लास्ट इलेक्शन में इन्हीं का नाम इन्होंने दिया था, नासिर खोसा साहब का, पहले इनिशियली इमरान खान साहब ने 2018 में, फिर फौरी तौर पर बहुत सारे इतराजात इधर उधर से आए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिनका नाम इन्होंने 2018 में, नासिर खोसा साहब जो हैं, ये वैसे ये भाई हैं तारिक खोसा साहब के जो DGFI रहे हैं, और प्लस जो यहाँ पे वो थे आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, ये उनके भाई हैं, ये तीनों भाई हैं वैसे माशाल्लाह टॉप पे रहे हैं सारे। इनका नाम आना, इमरान खान साहब की तरफ से आना, इसमें भी थोड़ी सी बात करें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि नासिर खोसा साहब जो 2018 में जिनको इमरान खान साहब ने नाम दिया और फिर ड्रॉप किया, फिर दोबारा नाम दे दिया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन पे मैं अभी आता हूँ, दोबारा बात करते हैं नवाज सुखेरा साहब का, और इन पे असल चीज एक और है, वो है इसमें नासिर खान साहब। बहुत सारे लोगों को याद नहीं आएगा कि हु इज नासिर खान साहब, नसीर अहमद खान जी, नसीर अहमद खान, सॉरी, ये नसीर अहमद खान साहब जो हैं ये यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर बने थे, पहली दफा ये MNA बन के आए थे यहाँ पे। इनके चौधरी साहबान जो है ना, नारोवाल से इनका ताल्लुक यही बताया जा रहा है, और इनको हेल्थ मिनिस्टर लगाया था उस वक्त जब जनाब मुशर्रफ साहब ने आके इलेक्शन कराए थे 2002 में, तो इनको हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर लगाया गया था। ये 5 साल वजीर सेहत रहे हैं और बड़े पावरफुल वजीर सेहत रहे हैं, और चौधरियों के राइट हैंड समझे जाएं, बिल्कुल जैसे आपको पता है भाईचारा समझ लें, कुछ भी कर लें। सो दे आर वेरी क्लोज हैं ये उनके चौधरीज के। तो ये फिर इसके बाद इनके लंदन में कोई कारोबार हैं, कुछ और इनके पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं। 2007 के बाद बिल्कुल यकदम ये गायब हो गए। पिछले मतलब कितने बनते हैं, कोई 15 साल तक नसीर खान साहब का किसी ने सुना किधर गए हैं, लंदन है, हिंद है, सिंध है, कहाँ पे। अब सुना है वो वापस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एंट्री फरमा रहे हैं। हो सकता है उनको ये इमरान खान साहब अगर यहाँ पे आप वजीर आला ना बने, वो जिसके चांसेस कम है, ये इनको वजीर आला बनाने के लिए नाम नहीं दिया गया, उनको पॉलिटिक्स में री एंट्री के लिए नाम दिया गया, ताकि लोग डिबेट करें, डिस्कशन करें, उनके हल्के के लोगों को मैसेज चला जाए कि बहुत बड़ा आदमी जो है ना इमरान खान साहब, अगर उसका नाम दे रहे हैं वजीर आला के लिए, निगरान के लिए, तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। और मुमकिन है इनको इमरान खान साहब चौधरी साहबान के कहने पे टिकट भी दें। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ इनकी जो उस दुआ सलाम सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं है, इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने नाम दिया है। तो जो उसमें कहा जाता है इमरान खान साहब जिनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और बाद में कहते थे, मतलब बफैज जो हैं, उनकी सिफारिश भी शामिल है इनका नाम देने में। ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है ना, उनकी भी बड़ी इंक्लिनेशन है, इनसे बड़ा ताल्लुक रहा है, इनसे नसीर खान साहब से। सो ये बड़ा थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, ये तो एक साइड है। दूसरी साइड क्या है, वो है मुनिस इलाही साहब। अच्छा, मुनिस इलाही साहब वो मतलब है, वो क्या कहना चाहिए, पेच हैं जो कहीं पे मतलब एक उसमें कहते हैं मास्टर की होती है जो हर जगह पे लग जाती है, फिट हो जाता है। एक स्कैंडल आया था यहाँ पे NICL का। अच्छा। और इमरान खान साहब ने उस पर बयानात भी दिए हैं, लेकिन इन मुकरने में कितनी देर लगती है। उस वक्त ये 3 दोस्त थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था इसका, NICL का। इन्होंने जमीन बेची थी यहाँ पे, इसको NICL को बेची थी, मतलब कौड़ियों के दाम थी, और इन्होंने बैठ के उसको अरबों में इन्होंने बेच डाली थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, मुनिस इलाही गिरफ्तार हुआ, और इस पर रिकवरीज भी होनी थी जो आज तक नहीं हुई। 18 लाख पाउंड अभी तक बैंक में पड़े हैं, बार्कले बैंक लंदन में, जो मुनिस इलाही से वो रिकवर होने थे, वो रिकवर नहीं हुए। उसमें 3 दोस्त कौन थे? आजकल 3 दोस्त पंजाब को चला रहे हैं, मजे की बात है। एक मुनिस इलाही साहब थे, मेन कैरेक्टर थे, इनके साथ इनके दोस्त अयाज खान नियाजी साहब थे, वो थे, और तीसरे जो है ना वो नसीर खान साहब के, तो उस बाद में एंट्री होती है। एक थे यहाँ पे मोहसिन हबीब वड़ैच। हबीब वड़ैच साहब जो हैं जनाब मुशर्रफ साहब के बैचमेट थे, बड़े क्लोज थे, बडी थे, और 5 साल जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में ये वजीर रहे हैं वहाँ पे, उसमें विफाकी वजीर रहे हैं शौकत अजीज वाली कैबिनेट, चौधरी वाली कैबिनेट में। सो ये बड़े वो करीब हैं। अब इनका जो बेटा है नसीर खान साहब का, और ये जो हैं वड़ैच साहब इनकी बहू होगी, वो जो है इनके मोहसिन हबीब वड़ैच साहब की बहन है। और मोहसिन हबीब वड़ैच साहब और मुनिस इलाही साहब के दरमियान में से सुई नहीं गुजरती, जिब्रान साहब की और मुनिस के दरमियान से सुई नहीं गुजरती। सो ये बेसिकली इसका जो पिछला ये कंटैक्ट है, यारें दोस्तें निभाई जा रही हैं। खान साहब को इधर से भी चौधरी ने कहा है कि जनाब इनको इन करने आपने, उधर से मतलब उसमें बफैज साहब हैं, उन्होंने भी सिफारिश डाल दी है। सो ये सारा इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अभी भी मुनिस के अलावा बारे में कहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए, अंदर रहे। जिब्रान नसीर साहब जो है ना, वो हर वक्त इनके साथ रहते हैं, जिनका नाम दिया गया नसीर खान साहब के जो बेटे हैं, जो उनके उसमें हैं, तो दे आर द बडीज। सो 3 बडीज जो है ना इस वक्त, वो पूरे का पूरा पंजाब जो है ना उनके हवाले है।
रहा है। अब ये वही चला, बहुत बड़ा स्कैंडल था, गिरफ्तार भी रहे हैं मुनीर सलाही साहब। इस पे हम बात करते रहेंगे, मजीद फर्दर लिंक दिया। अब मैं जरा थोड़ा आता हूँ उस पर अहमद नवाज सुखेरा साहब पे। ये इसलिए भी थोड़ा सा हैरान कौन है, पंजाब का जब आपने इलेक्शन करना होता है आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। अब तक आपने क्या किया, आपने यहाँ रिटायर्ड जजेस लगाए हैं। रिटायर्ड जज के पास ठीक है बड़ा अच्छा होगा, ईमानदार होगा, नेक, सब कुछ होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास एबिलिटीज क्वालिटीज नहीं होती। मतलब हमने यहाँ पे देखा हुआ है, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जितने भी लगते रहे, रिटायर्ड जजेस रहे, वो नहीं चला सके। बहुत सारे नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, 2018 वाला देखें, 2013 में देखें, वो चीजें हुई थी। सो हमेशा आपको एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। इस हवाले से सब लोगों के उसमें उस कंसेंसस रहा है कि अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी के इस मोस्ट सीनियर हैं, शायद अगले महीने रिटायर भी हो रहे हैं, ग्रेड 22 में रहे हैं। इनके बारे में तो ये कहते थे ये उसमें चीफ सेक्रेटरी स्टाफ थे, मतलब सूबा चलाने की इनमें सलाहियत थी। बाद लोग कहते थे इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इनको ओके भी कर दिया था कि आप इनको चीफ सेक्रेटरी लगाएं, लेकिन फिर पता ये चला कि शायद वहाँ जो मार धाड़ हो रही थी, बुजदार एंड कंपनी, फरागोगी साहबा, गुज्जर, फिर मनीकज और बुजदार शायद आगे खोलकर वो करप्शन ना कर सकते अगर ये चले जाते वहां पे। तो सो इनका नाम जो है चीफ सेक्रेटरी के लिए 3-4 दफा प्रपोज करके वापस लिया गया है। अच्छा। या ये मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ये प्राइम मिनिस्टर ये लेवल का स्टाफ भी थे, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और ब्यूरोक्रेसी में पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल से फेडरल सेक्रेटरीज हैं और बड़ी अच्छी अगेन एक अपनी प्रोफेशनल जो रिस्पेक्ट है जो एंजॉय करते हैं। सो इमरान खान साहब का इनको वो करना, इनको प्रपोज करना इस तरह के बंदे के नोइंगली कि उन्हें पता है कि ये गलत काम करने वाला बंदा नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब में एक आपको तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, लिहाजा अहमद नवाज सुखेरा साहब है, इनका नाम दें। दूसरी चीज, इनको भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि इनके खिलाफ, अहमद नवाज सुखेरा साहब के खिलाफ भी शिकायतें इनको थी। इनको ये क्या कहते हैं, ये जो है अपने वजीर करंट सेटअप है जी, करंट सेटअप है यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वहां पे वो थे, अगर उस पर वजीर आला थे, तो गवर्नर सलमान तसीर साहब जब वहां गवर्नर थे तो ये उस वक्त सेक्रेटरी टू गवर्नर थे। अच्छा। और गवर्नर ऑफिस की और वहां ये उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बड़ी लंबी लड़ाई चलती रही है, इनकी बड़ी इनसे बिटर कम्युनिकेशन होती रही है इनकी सारी। इसके बावजूद उन्होंने इनको आके यहाँ से उससे कैबिनेट सेक्रेटरी के ओहदे से नहीं हटाया। 10 महीने से ये कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, विच आल्सो शोज के इस मौजूदा हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब ने इनकी एबिलिटीज और इन पे वो किया है, उन्होंने ट्रस्ट किया है कि एक ऐसा बंदा हमें चाहिए, एक एक्सपीरियंस आदमी है, कैबिनेट चलानी। और जब से इन्होंने कैबिनेट चलाई है, कैबिनेट की प्रोसीडिंग चीजें जो हैं वो बड़ी हद तक बेहतर हुई हैं। पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी था यस बास टाइप थे, इसके बाद ऐसे कल्चर जो है ना कैबिनेट का अहमद नवाज सुखेरा साहब के जाने के बाद बड़ी हद तक चेंज हुआ है। सो मुमकिन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यू नेवर नो कि इस पे शायद शहबाज शरीफ साहब भी मान जाएं या नवाज शरीफ साहब भी मान जाएं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सारी चीजों में इन्होंने रिफ्यूज किया है, डिनाई किया है कि गलत चीजें नहीं करते। अगर वो कंसेंसस सपोजली डेवलप हो सकता है, जिसके चांसेस कम होते हैं, जिसके चांसेस कम हो सकते हैं। रीजन यह कि शहबाज शरीफ साहब 8 महीने से इनको जानते हैं, अगर अच्छे ऑफिसर नहीं थे तो हटा दिया होता। अब तक 8-10 महीना बड़ा टाइम होता किसी को जज हटा देते। अब क्या इतराज करेंगे, सुखेरा साहब को नहीं लगाते। इमरान खान साहब को मैं अगेन फिर कह रहा हूं कि खान साहब को बहुत सारी चीजें थी कि गलत काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने इनको चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाया था। सो देयर इज ए चांस कि अहमद नवाज सुखेरा पे अगर कोई कंसेंसस हुआ, जिसके चांसेस मैं फिर कह रहा हूं कम है, लड़ाई बढ़ेगी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान, उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब चौधरी परवेज अली के दरमियान वो नहीं होगा, कंसेंसस मुश्किल है। ये फिर कमेटी को चला जाएगा, वहां भी कंसेंसस नहीं होगा। अल्टीमेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि जनाब के पंजाब का ये निगरान वजीर आला कौन होगा। माजी में इसी तरह चीजें के होती रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मतलब निगरान वजीर आजम या उसका ऐलान करते रहे। सो अगर मामलात आगे चलते हैं, एक ऐसा बंदा जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब 37-38 साल का तजर्बा है, इलेक्शन करवाना, ब्यूरोक्रेसी को रन करना इन हालात में जब दो बड़ी पार्टीज इलेक्शन लड़ने जा रही है, पंजाब जैसा जिसमें खुदा ना खास्ता कोई खून खराबे के भी चांसेस हैं, आपको एक तगड़े ब्यूरोक्रेट की जरूरत है। So there are two things जो आप कह रहे हैं क्लास साहब इनके बारे में, एक तो ये कि वो करंट सिचुएशन में ब्यूरोक्रेसी को और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। सेकेंडली इनके ऊपर मुमकिन तौर पर अगर कंसेंसस होता है तो जाहिर है जिनकी तरफ से रिकमेंडेशन गई वो, और डेफिनेटली जो हुकूमत है यानी पीडीएम, उनका भी एक तरह से इनके ऊपर मतलब पीडीएम में कैबिनेट सेक्रेटरी उनको रखा हुआ है और फिर कह रहा 10 महीने से वो हैं, अब उनकी वर्किंग जानते हैं, उन्हें पता है कि इज नॉट पार्टीजन। किसी की जेब में एक होता है ना ब्यूरोक्रेट, यहाँ तो खानदानी ब्यूरोक्रेट थे कि ये उस खानदान का है, ये उस खानदान का फलां का है। इन पे ये ठप्पा नहीं लग सकता कि ये जनाब, मतलब मेरे लिए हैरान कौन बात है कि इमरान खान साहब ने इनको रिकमेंड कैसे किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातों का पता है कि इमरान खान के बहुत सारी गलत चीजें थी जो ये करने को तैयार नहीं थे। सो उन्होंने शायद इसीलिए दिया है कि पंजाब में अब
अब हमें ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा सा तगड़ा हो, किसी को ना करने की जरूरत रखता हो। ये भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी अहमद नवाज सुखेरा साहब को सम हो, ये उनकी भी गुड बुक्स में रहे हुए हैं। सो कंसेंसस डेवलप हो सकता है अहमद नवाज सुखेरे पे कि इधर से आके वजीर आजम के आपके वो कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्हें पता है कि जनाब आपने इनके साथ काम किया है। इमरान खान साहब के साथ 3.5 साल इन्होंने एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी उनके साथ या इसके आके कहते कॉमर्स सेक्रेटरी काम किया हुआ है। तो नासिर खोसा साहब जो है, सर ब्रेक का वक्त हो रहा है, चले वो ले जरा उस पर भी 2 मिनट बात करते हैं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर कमेंट ले लेते हैं आपसे, और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब ब्रेक से पहले अब डिस्कस कर रहे थे ये जो 3 नाम दिए गए हैं केयरटेकर सीएम के लिए, उसमें से 2 के प्रोफाइल्स आपने डिस्कस किए। नासिर खोसा साहब, अच्छा, नासिर खोसा साहब अगेन वेरी बिग नेम, बड़ा रेपुटेशन उनकी ब्यूरोक्रेसी में। तनकीद भी होती है बहुत सारी चीज़ों में, जब चीफ सेक्रेटरी थे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उनके अपने कोई दामन पे कभी हमने नहीं सुना। बाकी चीज़ों इश्यूज़ पे बात हो सकती है। अब वो बड़े करीब थे इनके शहबाज शरीफ साहब के, वेरी ट्रस्ट वर्दी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे बाद में, और फिर इनको उन्होंने वर्ल्ड बैंक भी बड़ी पोजीशन में नवाज शरीफ साहब ने भेजा, उनके नवाज शरीफ साहब के वो रहे हैं, बड़े उनके करीब रहे हैं। सो अब इमरान खान साहब ने अपने तीन गुगली भाई की है, ये गुगली है ना कि जो आपका ब्यूरोक्रेट है, जो चीफ सेक्रेटरी रहा है, आपका यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, बड़े करीब आपके वो हैं ऑफिसर हैं, उन्हीं को खान साहब रिकमेंड कर रहे हैं। सो इस नाम पे आप वो कैसे इतराज कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। सो ये भी एक उनके लिए बड़ा एक बिग टेस्ट होगा कि वो जो मेरा पुराना साथी है, ब्यूरोक्रेट है, जिसको मैंने चलाया है बड़े बरसों तक, जिसने मुझे चलाया है, अब उसका नाम आ रहा है निगरान और वजीर आला के लिए। सवाल ये बनता है सर, इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं इनका नाम? इमरान खान साहब ये उन लोगों को नॉमिनेट करें, 2 नाम बड़े सीरियस है। नसीर खान साहब को तो मैंने बताया, वो तो यार दोस्त से पाली जा रही है, उनको दोबारा उसमें लाया जा रहा है। उसमें अगर जैसे मैंने जिब्रान, ये नसीर साहब हो गए, मोहसिन हबीब बड़ाई साहब हो गए, मुन सलाई साहब हो गए, पुराना यार दोस्त हैं, जो है गैंग है, जो पहले NACH वाला था इनका था। उसमें जिब्रान साहब तो नहीं थे, ये मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। उसमें मुनेसा और ये जो थे, उसमें मोहसिन हबीब जो थे। सो वो तो यारी दोस्ती हो रही है, और नसीर खान साहब को रिलॉन्च किया जा रहा है, चौधरी ये रिलॉन्च कर रहे हैं, और कहा जा रहा है इनकी जनरल फैज से भी बड़े अच्छे तल्लुकात और इनकी दोस्ती रही है नसीर खान साहब की। सो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें नाम कहां से आ रहे हैं। सो वो इतना सीरियस में नहीं लिया। नसीर खान साहब इज आउट ऑफ द रेस, उनको सिंपली इंट्रोड्यूस रिलॉन्च किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। शायद इनको इमरान खान इनको टिकट दे देंगे, ये उसके लिए किया जा रहा है। मेन कंपटीशन हो सकता है जो इनके लिए मुश्किल होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए, इग्नोर करना, और इग्नोर करेंगे तो आई विल बी अगेन वंडरिंग कि किन मतलब बुनियादों पे कर रहे हैं कि नासिर खोसा साहब आपके सबसे बड़े करीबी और ट्रस्ट वर्दी ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अगेन अहमद ये सुखेरा साहब हैं, वो इस वक्त आपके 10 महीने से कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, और आपका उन पे ट्रस्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरी होना इट्स ए ह्यूज ऑनर एंड ह्यूज ट्रस्ट एज वेल। सो उनके नाम पे, उन पे खिलाफ भी कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सो ये दोनों नाम जो है, मेरा ख्याल इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए या इन हुकूमत के लिए मिनिमम वो रखा जाए, कोई जवाज रखा जाए कि ये कल को कंफ्लिक्ट में जाए और ये नामों को रिजेक्ट करें। तो लिहाजा ये 2 नाम जो हैं, मेरा ख्याल है इस पर शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है बड़ा इनको सीरियसली इनको अगर रिजेक्ट करते हुए इनके लिए थोड़ी सी ये मुश्किल होगी, और इन्हें जस्टिफाई करना इन दोनों नामों पे कि हम क्यों इनको नहीं लगा रहे, इन दोनों के लिए मुश्किल होगा। और बेहतर होगा इस दफा एक तगड़ा सा ब्यूरोक्रेट जो है ना, उसके जरिए इलेक्शन करवाएं पंजाब में, तो बड़े वो खुदा ना खासा बड़े। ठीक है, लेट्स सी क्लास अब क्या होता है जी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।